गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूं। और यह है क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर 6 का पार्ट 6 यानी कि भाग 6 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम प्रागलन यानी कि स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। तो आइए हम शुरू करें आज का ये अपना वीडियो लेक्चर। एल्यूमिनियम प्रागलन यानी कि स्मेल्टिंग। भारत में एल्यूमिनियम प्रागलन यानी कि स्मेल्टिंग जो है वो दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, यानी कि मेटल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज है। यह हल्का होता है, रस्ट रेजिस्टेंट होता है यानी कि जंग अवरोधी होता है, ऊष्मा का सुचालक है, लचीला है और दूसरे धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। इसलिए क्या होता है कि जब इसका प्रयोग कहाँ होता है कि हवाई जहाज़ बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और भी कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के ऑप्शन के रूप में यानी कि उसके विकल्प के रूप में ये बढ़ते जा रहा है। देश के एल्यूमिनियम प्रागलन संयंत्र की अगर बात करें तो वो कहाँ कहाँ है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये स्थित है। प्रगालकों मतलब स्मेल्टर्स। प्रगालक जो होते हैं यानी स्मेल्टर्स में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बॉक्साइट होता क्या है? ये भारी गहरे लाल रंग की एक चट्टान जैसा पदार्थ होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये जरा इसके अनुपात को अगर हम देखें तो 4 से 6 टन बॉक्साइट, इससे 2 टन एल्यूमिना बनाया जाता है और 1 टन एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो अब जरा फ्लो चार्ट से हम समझते हैं कि एल्युमिनियम आखिर बनता कैसे है। तो कच्चे माल के तौर पे बॉक्साइट का खनन किया जाता है, फिर उसका परिवहन किया जाता है या तो रेल के द्वारा या समुद्री जहाज के द्वारा, और फिर उससे क्या होता है, बॉक्साइट का दलन और एल्यूमिनियम का घुलन किया जाता है और उससे एल्यूमिनियम जाना रिसर्च सेंटर में ले जाया जाता है, रिफाइनिंग सेंटर में। और फिर उसके बाद इस यहाँ पे 3 मेन काम होते हैं। पहला है क्या, प्रगालक यानी कि स्मेल्टर्स स्थल तक भारी अयस्क का पहुँचना, और फिर कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, और फिर कोयला खान से इसे जो है ना क्या कहते हैं, पिच करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि क्रोयोलाइट एक पिघली हुई धातु है जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। ये एल्युमिनियम प्रगालक के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है, और साथ ही इसमें जो विद्युत का प्रयोग किया जाता है वो 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी गलाने के लिए। इस उद्योग की स्थापना 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के कारण की गई थी, यानी कि इसके स्थापना के लिए 2 महत्वपूर्ण आवश्यक शर्तें हैं। पहला क्या है कि नियमित ऊर्जा की पूर्ति होनी चाहिए, और दूसरा है कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि निश्चित तौर पे ये उपलब्ध हो। उसके बाद ये क्रियाकलाप है। एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्युमिनियम के बर्तन बनाता है। यह प्रगालकों से यानी कि स्मेल्टर्स से एल्युमिनियम प्राप्त करता है तथा किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है। सभी निर्मित बर्तन तथा माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। अब यहाँ पे यह है कि कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है और क्यों। अब अगर इसकी बात हम करें तो परिवहन लागत की बात करें तो एल्युमिनियम का परिवहन लागत ही होगा ज़्यादा, क्योंकि ये दूर से मंगवाए जा सकते हैं। अब ये या फिर पास में अगर है तो वहाँ पे फिर प्लास्टिक की लागत ज़्यादा हो जाएगी। परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्यों? देखिए, सबसे कच्चा माल
जो है ना सस्ता कच्चा माल होगा प्लास्टिक का, क्योंकि ये जो है ना रसायन से तैयार होता है और ये हल्का होने के कारण ये एक साथ जो है ना प्लास्टिक एल्युमिनियम की तुलना में ज़्यादा आ सकता है। अब हम आगे बात करते हैं रसायन उद्योग की। रसायन उद्योग यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ की। भारत में रसायन उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा है यानी कि डेवलप हो रहा है, फैल रहा है। इसकी भागीदारी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया में तीसरे नंबर पे भारत का है और विश्व स्तर की अगर बात करें तो 12वें स्थान पे है। इसमें लघु यानी कि छोटे और बड़े दोनों प्रकार की विनिर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन यूनिट से शामिल किए जाते हैं। अकार्बनिक जिसमें कार्बन का अंश ना हो, कार्बनिक जिसमें कार्बन का अंश हो, दोनों ही क्षेत्रों में ये तेजी से वृद्धि की हो रहा है। अकार्बनिक रसायनों की अगर बात करें तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका प्रयोग उर्वरक यानी कि खाद बनाने के लिए, कृत्रिम वस्त्र यानी कि आर्टिफिशियल क्लॉथ बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अकार्बनिक में नाइट्रिक अम्ल भी आता है, क्षार, सोडा, एस, ये सब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक का उपयोग होता है रासायन के, इसमें इस सब का प्रयोग किया जाता है। और कास्टिक सोडा का भी इस्तेमाल आदि शामिल है जिससे बनाए जाते हैं। इन उद्योगों का देश में बहुत ज़्यादा फैलाव है। इसका कारण ये है, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि आजकल हम क्या है, कांच का प्रयोग या साबुन, शोधक, अपमार्जक इत्यादि का प्रयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है तो उसका जो है ना विस्तार भी ज़्यादा तेज़ी से होता है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल हैं जो कि कृत्रिम वस्त्र यानी कि कह सकते हो आप आर्टिफिशियल क्लॉथ्स, आर्टिफिशियल रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ मतलब जो कि कलर को डिसकलर करने वाली जो चीज़ें होती है, दवाइयाँ, औषध रसायनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन के पास होता है, स्थापित होता है। अब यहाँ पे आगे हम देखें तो रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। अब उपभोक्ता मतलब क्या कि ये कंज्यूमर भी है। ये उद्योग खुद ही कंज्यूमर है क्योंकि एक केमिकल से दूसरी चीज़ों को तैयार किया जाता है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ठीक है। अब अगला है हमारा उर्वरक उद्योग। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी यानी नाइट्रोजन से बनने वाले उर्वरक जैसे कि यूरिया है, फास्फोटिक उर्वरक जैसे डीएपी है तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें कि 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटास, के उत्पादन क्षेत्रों के ये इर्द गिर्द होता है। यानी कि तीसरा, यानी जैसे कि इसमें तीसरे की बात करें नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, तो पोटास पूरी तरीके से आयात किया जाता है यानी कि हमारे देशों में मंगाया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है। हरित क्रांति के बाद जब देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो यह उद्योग देश के अनेक भागों में फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। और अगर और देशों की अगर राज्यों की बात करें जहाँ पे यह उत्पादन होता है उर्वरकों का, तो वह है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक। तो इन सब जगहों पे क्या होता है, उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। अब है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की बात करते हैं।
निर्माण कार्य जैसे कि घर बनाते हैं, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध या और भी व्यापारिक प्रतिष्ठान जैसे कि बड़े बड़े मॉल इत्यादि जो बनाते हैं, तो उसके लिए सीमेंट क्या होता है, एक आवश्यक चीज़ें हैं। अब इसमें बहुत ही भारी व स्थूल कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जैसे कि चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अलावा इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी। व्यवहारिक मतलब इकोनॉमिकली कहाँ पे ये जो है ना कह सकते हैं कि सही है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता हो, सस्ता श्रम हो और साथ में विद्युत ऊर्जा और कोयला आसानी से प्राप्त हो, साथ ही तैयार माल का परिवहन करने की सुविधा अच्छी हो। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि इसे खाड़ी के देशों के बाजार में उपलब्ध जाना भेजा जाता है। यह उद्योग, अब यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी है कि भारत में यह उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है, उनके नाम बताइए। तो देखिए, भारत में यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में स्थित है। पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अलावा पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में इसकी मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि इस उद्योग को कंटिन्यू रखने के लिए क्या किया जा रहा है कि घरेलू मांग को बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ इसकी पूर्ति को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो था हमारा सीमेंट उद्योग, और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे मोटर गाड़ी उद्योग और उसके बाद की बातें। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।